सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। यह प्रसिद्ध कविता विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। ये उनकी सोनेट्स श्रृंखला का 18वां सोनेट है। ये सोनेट उनकी प्रेम कविताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें कवि अपने प्रियजन की सुंदरता और उसकी अमृता का वर्णन करता है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम की तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से की है, लेकिन यह बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि उनका प्रिय ग्रीष्म से भी अधिक सुंदर और स्थायी है। कविता का परिचय। इस कविता में शेक्सपियर ने प्रेम, सुंदरता और अमृता के विषयों को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वह ग्रीष्म ऋतु के दिन की अस्थायी सुंदरता की तुलना अपने प्रियजन की शाश्वत सुंदरता से करते हैं। ये सोनेट इस बात पर भी जोर देता है कि कविता के माध्यम से प्रियजन की सुंदरता और उसका अस्तित्व अमर हो जाता है। अब कविता की व्याख्या स्टैंजा और लाइंस के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। कविता की पंक्तियां। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. Rough winds to shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. पहला स्टैंजा। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि अपने प्रियजन की तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करते हैं। हालांकि ग्रीष्म ऋतु के दिन खूबसूरत होते हैं, लेकिन कवि यह मानते हैं कि उनके प्रियजन इससे भी अधिक सुंदर और संतुलित हैं। ग्रीष्म ऋतु में अक्सर तेज हवाएं मई महीने की नाजुक कलियों को हिला देती हैं और यह ऋतु स्वयं भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कवि यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति की सुंदरता अस्थायी होती है, जबकि उनके प्रियजन की सुंदरता शाश्वत और स्थायी है। लाइनों की व्याख्या। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। कवि यहाँ एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म ऋतु के एक दिन से कर सकता हूँ? ये प्रश्न इस विचार को इंगित करता है कि ग्रीष्म ऋतु के दिन सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। Thou art more lovely and more temperate। कवि उत्तर देते हैं कि उनके प्रियजन ग्रीष्म ऋतु के दिन से अधिक प्यारे, लवली और संतुलित, टेम्परेट हैं। टेम्परेट शब्द का मतलब है कि उनके प्रियजन में वह संतुलन है जो ग्रीष्म के दिन में नहीं पाया जाता। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। यहाँ कवि कहते हैं कि मई महीने की नाजुक कलियों को तेज हवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु की नाजुकता और अस्थिरता को दर्शाता है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। इस पंक्ति में कवि ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता की अस्थायी प्रकृति पर जोर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय बहुत छोटा होता है और यह स्थायी नहीं है। कविता की अगली पंक्तियां। Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed। दूसरा स्टैंजा। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि ग्रीष्म ऋतु की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के अन्य पहलुओं को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि कभी कभी सूर्य बहुत तेजी से चमकता है और बहुत गर्म हो जाता है, जबकि दूसरी बार उसका सुनहरा तेज बादलों के कारण मध्यम पड़ जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक सुंदर वस्तु समय के साथ अपनी सुंदरता खो देती है, चाहे यह प्राकृतिक परिवर्तन के कारण हो या आकस्मिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप। यह ग्रीष्म की क्षण भंगुरता और अपूर्णता पर प्रकाश डालता है। लाइनों की व्याख्या। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। कवि यहाँ आई ऑफ हेवन के रूप में सूर्य का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि कभी कभी सूर्य बहुत अधिक तेजी से चमकता है, जिससे गर्मी असहनीय हो जाती है। यह ग्रीष्म के दिनों में आने वाले असंतुलन और अस्थिरता का प्रतीक है। एंड ऑफ्टन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। यहाँ कवि बताते हैं कि कभी कभी सूर्य का सुनहरा तेज बादलों या अन्य कारणों से मध्यम हो जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रकृति की सुंदरता स्थायी नहीं है और समय समय पर यह घटती बढ़ती रहती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हर सुंदर वस्तु अपनी सुंदरता को समय के साथ खो देती है। यह प्रकृति का नियम है कि हर फेयर, सुंदर वस्तु अंततः डिक्लाइन, क्षय की ओर बढ़ती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह क्षय या तो आकस्मिक घटनाओं, चांस के कारण हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, या फिर प्रकृति के परिवर्तनशील नियमों के कारण। अनट्रिम्ड का अर्थ है बिना किसी रोक टोक के। भावार्थ। इस पूरे स्टैंजा में कवि यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और उसकी सुंदरता अस्थायी है। यह समय
परिवर्तन और प्रकृति की अनियमितता के अधीन है। कविता की अगली पंक्तियां: बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। तीसरा स्टैंजा, संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि अपने प्रियजन की सुंदरता की स्थायित्व और अमरता को व्यक्त करते हैं। कवि बताते हैं कि उनके प्रियजन की अनंत ग्रीष्म, इटर्नल समर, कभी समाप्त नहीं होगी। उनकी सुंदरता न तो समय के प्रभाव से मुरझाएगी और न ही मृत्यु के साये में गुम हो पाएगी। कवि का मानना है कि उनके प्रियजन की सुंदरता इस कविता के माध्यम से अमर हो जाएगी। ये इटर्नल लाइंस कवि के शब्द हैं जो समय की सीमाओं को पार करते हुए प्रियजन की सुंदरता को स्थायी बना देंगे। लाइनों की व्याख्या: बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। यहाँ कवि अपने प्रियजन की सुंदरता को इटर्नल समर, अनंत ग्रीष्म के रूप में वर्णित करते हैं। वह कहते हैं कि यह सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। इटर्नल समर का अर्थ है शाश्वत सुंदरता और यौवन। नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनके प्रियजन उस सुंदरता को कभी नहीं खोएंगे जो उनके पास है। ओवेस्ट का अर्थ है वह खूबसूरती और आकर्षण जो स्वाभाविक रूप से प्रियजन में विद्यमान है। नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वॉन्डरस्ट इन हिज शेड। कवि कहते हैं कि मृत्यु भी इस बात पर गर्व नहीं कर पाएगी कि उसने प्रियजन को अपने साये में ले लिया है। इसका मतलब है कि मृत्यु भी प्रियजन को पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर सकेगी। When in eternal lines to time thou growest। ये पंक्ति सोनेट का सबसे महत्वपूर्ण भाव व्यक्त करती है। कवि बताते हैं कि प्रियजन उनकी इटर्नल लाइंस, कविता के माध्यम से समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाएंगे। कविता का यह अमरता का भाव उन्हें मृत्यु से भी बचा लेगा। भावार्थ: इस पूरे स्टैंजा में कवि अपने प्रियजन की सुंदरता और उनकी स्मृति को अमर बनाने का संकल्प प्रकट करते हैं। वह यह विश्वास प्रकट करते हैं कि कविता के माध्यम से उनके प्रियजन का अस्तित्व सदा बना रहेगा। कविता की अंतिम पंक्तियां: सो लॉन्ग एज men कैन ब्रीथ और eyes कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू thee। चौथा स्टैंजा, संपूर्ण व्याख्या। अंतिम दो पंक्तियों में कवि इस सोनेट के उद्देश्य और शक्ति को व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि जब तक लोग सांस ले रहे हैं और उनकी आंखें देख रही हैं, तब तक यह कविता जीवित रहेगी। यह कविता प्रियजन को अमरता प्रदान करेगी। कवि का विश्वास है कि उनकी यह रचना समय के साथ समाप्त नहीं होगी, बल्कि यह उनके प्रियजन की सुंदरता और स्मृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। लाइनों की व्याख्या: सो लॉन्ग एज men कैन ब्रीथ और eyes कैन सी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब तक मानव जाति अस्तित्व में है और लोग सांस ले सकते हैं तथा देख सकते हैं, तब तक उनकी यह कविता पढ़ी और सराही जाएगी। इसका अर्थ है कि कविता का जीवन मानव अस्तित्व जितना लंबा होगा। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। यहाँ दिस शब्द कविता को संदर्भित करता है। कवि कहते हैं कि यह कविता हमेशा जीवित रहेगी और इसके माध्यम से उनके प्रियजन की स्मृति भी अमर हो जाएगी। कविता प्रियजन को जीवन प्रदान करती है क्योंकि यह उनकी सुंदरता और गुणों को समय के परे ले जाती है। भावार्थ: अंत में कवि इस विचार को बल देते हैं कि उनकी रचना समय की सीमाओं को पार कर जाएगी। उनकी कविता ही उनके प्रियजन को अमर बनाएगी। ये कविता केवल सुंदरता का वर्णन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जो सुंदरता को इतिहास और समय के लिए संरक्षित करता है। संपूर्ण कविता का सार: विलियम शेक्सपियर की सोनेट अट्ठिया उनके प्रियजन की सुंदरता और अमरता का एक उत्कृष्ट वर्णन है। यह कविता ग्रीष्म ऋतु की अस्थायी सुंदरता और प्रियजन की शाश्वत सुंदरता के बीच तुलना करती है। कवि के अनुसार प्रकृति की सुंदरता परिवर्तनशील और अस्थायी है, लेकिन उनके प्रियजन की सुंदरता उनकी कविता के माध्यम से अमर हो जाएगी। कविता न केवल प्रियजन के प्रति कवि के गहरे प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि साहित्य और कला में लोगों और उनकी भावनाओं को अमर बनाने की शक्ति है। यदि आपके पास इस कविता से संबंधित कोई और प्रश्न है या किसी अन्य कविता की व्याख्या चाहिए, तो मुझे बताइए।